अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे, इसके साथ साथ आप खूब दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके साथ होते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, जिसमें हम आपके साथ मुख्तलिफ रेमेडीज़ शेयर करते हैं, आपके मसाइल पर बातचीत की जाती है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर रमज़ान में ख़वातीन के मसाइल को लेकर, जिस तरह से हामिला ख़वातीन है, मदर्स फीडिंग है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमें किस तरह से ख़वातीन को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो अब बढ़ते अपने गेस्ट की जानिब, और हमारे साथ आज मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर रमशा। उनसे जानेंगे ख़वातीन के मसाइल पर, उन पर बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रमशा? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदीद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। रमशा, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे ख़वातीन मसाइल को लेकर, ख़ासतौर पर रमज़ान में ख़वातीन किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रख सकती हैं, किस तरह से एक डाइट प्लान होना चाहिए। सबसे पहले मेन चीज़ आती है कि अब ये देखना ज़रूरी है कि ख़वातीन अपनी डाइट का ख्याल किस मकसद के लिए रखना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डाइट एक मेन इशू बन चुका है कि हमारी स्किन नहीं अच्छी है, हम वेट लूज़ करना चाहती हैं या वेट गेन करना चाहती हैं। अब डिफरेंट तरह की वुमेंस में डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हैं जो कि डाइट के थ्रू इम्प्रूव हो रहे हैं। राइट, ठीक है। सो इसमें जो डाइट का मेन फोकस आता है वो ये नहीं कि आपकी बॉडी की डेवलपमेंट करता है, नरिशमेंट करता है, बल्कि आपको हेल्दी भी रखता है और आपकी स्किन को भी ब्राइटनेस देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से हम देखते हैं, हमें क्या हमारा एक डाइट प्लान होना चाहिए, खासतौर पर अगर हम इफ्तारी से स्टार्ट करें, ख़वातीन को किस तरह से जो है वो इफ्तारी में अपना जो फूड है किस तरह से उन्हें लेना चाहिए, कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर जो हमें अपनी डाइट में लेने चाहिए। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले मेन चीज़ आती है कि इफ्तार और जो सहरी, एक तो हमारे पास इसमें एक टाइम लिमिट होती है ख़ासतौर पे सहरी में। अब यहाँ पे मेन फोकस आता है कि कौन सी वुमेन किस तरह का फूड कंजप्शन चाह रही है। वेट लूज़ वाली वुमेन किस तरह का चाह रही है, वेट गेन वाली किस तरह का, लैक्टेटिंग मदर किस तरह का चाह रही है, देन जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो किस तरह का चाह रही है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम वेट लूज़ की बात करें तो वेट लूज़ में सबसे पहले मेन फैक्टर आता है कि आपकी कैलोरी डिडक्शन, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप अपनी बॉडी की जो कैलोरीज निकल रही हैं उससे थोड़ा सा डिडक्ट किया जाए। सेम एज इट वेट गेन के लिहाज से आप उसमें कैलोरीज एडिशनल करते हैं। सेम एज इट ब्रेस्ट फीडिंग में आपको जो है कैलोरीज में एडिशन करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो वुमेन है वो अपनी जो एक डेवलपमेंट प्रोग्रेस में चल रही होती है, साथ में बेबी की भी डेवलपमेंट हो रही होती है। सेम एज इट अगर प्रेग्नेंट लेडी का देखा जाए तो अगर तो उनको कोई इशू नहीं है तो दैन वो जो है रमज़ान में रोज़े के लिए प्रोसीड कर सकती हैं। अदरवाइज़ उनके भी, अगर वो रोज़ा रखती हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की सेहत पर इफेक्ट होता है। सबसे पहले मेन फैक्टर देखा जाता है कि रोज़ा सिर्फ उन वुमेंस को अलाउ किया जाता है कि जिनमें कोई भी हेल्थ इशू नहीं होता। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं वुमेंस में, उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको इस्लाम ने भी लीनियंसी दी हुई है। बिल्कुल ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि इफ़ यू आर ओके देन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि बरकतों वाला महीना है कि हर वुमेन कहती है, और एक हामला ख़वातीन जो एक माँ बनने जा रही होती है और उसके लिए बहुत बेहतरीन टाइम हो जाता है ये, तो जिसके लिए वो रोज़ा रखने की तलब होती है कि हम रोज़ा रखें। सबसे मेन फैक्टर है कि उनको किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। ठीक है, किसी प्लेसेंटा का इशू ना हो, किसी भी तरह के बेबी डेवलपमेंट में इशू ना हो। तो बेस्ट टाइम जो इनका होता है वो मिड ऑफ ट्राइमेस्टर, लाइक पूरे जो भी 9 मंथ्स में जो मिड का सेंटर होता है, जिसमें हम 4 मंथ से लेके 7 मंथ तक जो है, इसके दौरान अगर वो रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर फीडिंग मदर्स की बात की जाए तो क्या उनको किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए? एक मदर है, वो रोज़ा भी रखना चाह रही है, वो बच्चे को फीड भी करवा रही हैं, तो फिर किस तरह से वो अपनी डाइट का ख्याल रखें? बेसिकली जो रोज़ा है इफ़ेक्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग पे, प्रॉपरली इफ़ेक्ट आता है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास मौजूद है जिसमें जो है ब्रेस्ट पम्प जो यूज़ किए जाते हैं मिल्क को स्टोर करने के लिए, वो कर सकती हैं, लेकिन इनकी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की प्रोटीन होनी चाहिए? ठीक है, सबसे इसमें मेन फैक्टर आता है कि आप जो वुमेन है
ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आप जो भी फूड कंजप्शन कर रही हैं ऑब्वियसली वो उसका इम्पैक्ट जो है बेबी पे ज़रूर आना है, बिल्कुल। ठीक है। तो पाकिस्तान में सबसे मेन फैक्टर आयरन क्या है, ठीक है। हर बच्चा जो है जब भी वो बर्थ उनकी होती है तो उसमें आयरन और विटामिन डी की डेफिशिएंसी मेनली पाई जाती है। अगर आप इन्फेंट को देख लें या चाइल्ड को देख लें, आजकल हम उनको ड्रॉप्स पे लगा रहे हैं, ऐसा ही उन्हें विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं और आयरन के सिरप दिए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे मेन फैक्टर आता है प्रोटीन, जो कि आपका प्रोटीन ये है कि एक तो आपको फुलनेस देती है, ठीक है, आपका टाइम अच्छा गुजरता है, ठीक है, आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती। दूसरा डेयरी एक बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, विटामिन डी का, जो कि बेबी के लिए भी हेल्पफुल होता है। डेयरी की बात करिए, अब डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट्स में बहुत सी अवेलेबल है, तो क्या हमें उनका यूज़ करना चाहिए? अगर हम दूसरी तरह के काउस मिल्क देखे जाएं तो उनमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इम्पेक्ट करते हैं हार्मोनल इश्यूज पे। एग्जैक्टली, हार्मोन्स इश्यूज बहुत हैं आजकल ख़वातीन में। बिल्कुल। तो और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें ऑलरेडी जो है वाटर की एडिशन की जाती है, देन उसी को पकड़ के वो फ्रिज में जमाने के लिए रख देते हैं, बर्फ़ बन के ऑलरेडी वो पानी में कंसीडर हो जाता है। तो उसमें तो एज इट कोई भी इतनी ख़ास न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिल रही होती, जो कि मैं इसको वो नहीं करूँगी। मैं इसकी जगह अगर प्रमोट करना हो योगर्ट को तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सादा दही का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, लेकिन बहुत से ऐसे टेट्रा पैकेज जो है मिल्क मौजूद हैं जो कि कैल्शियम इनरिच बना दिए गए हैं, ठीक है, जो कि नेसेसिटी भी हैं, और जैसे कि वेरियस में है जिसमें विटामिन डी के जो है वो उसमें कर दिया जाता है, फॉर्मुलेशन कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी कंजप्शन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कवर हो जाती हैं। एंड ऐसे डिफरेंट से ऑयल जो है मौजूद है मार्केट में, जिसमें वाटर सोलूबल और फैट सोलूबल जो है न्यूट्रिएंट्स ऑयल में मौजूद होते हैं, उनको एडिशन की जाती है, क्योंकि हमारी जनरेशन में अब बहुत सी डेफिशिएंसीज आना शुरू हो गई हैं। एग्जैक्टली, बहुत ख़वातीन में खास तौर पर बहुत से मसाइल है, आयरन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से ब्लड की कमी, फिर उसके बाद जो है हमें बॉन्स पेन रहती है नॉर्मली, ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा आम है। तो इस वजह से फिर जितनी भी हमारी यंगस्टर बच्ची हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो इस्तेमाल इसका करना चाहिए? देखिए, सबसे मेन फैक्टर तो ये है कि जो है एक्सरसाइज, वो तो लिटिल बिट आपकी बोन्स को सपोर्ट करेंगी ही करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज। बिल्कुल। अब हम कैल्शियम इनरिच चीज़ें देखेंगे जिनको उनको चाहिए कि अपनी नरिशमेंट के लिए ज़रूर कंजप्शन करें। यंग जनरेशन को अगर देखा जाए, वो मिल्क को कभी भी अच्छा नहीं समझ रही, ना ही वो कंजप्शन करना चाह रही, ख़ास तौर पे योगर्ट, ठीक है, वो योगर्ट को भी कंज्यूम नहीं करना चाह रहे। तो हमें डिफरेंट तरह के फैक्टर्स ढूंढने चाहिए, अपने बच्चों को टेस्ट बड को ऐसे डेवलप करना चाहिए कि वो इन चीज़ों की तरफ आ सके, ठीक है, जैसे कि शेक हो गए। कैसे टेस्ट बच्चों का डेवलप किया जा सके, क्या इसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव, क्या ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में अगर हम देखा जाए, अगर हम बच्चे को शेक देते हैं, ठीक है, जिसमें बनाना ऑलरेडी कैल्शियम है, ठीक है, आप उसमें मिल्क ऐड करें, ठीक है, देन उसमें आलमंड्स ऐड करें, जो कि आलमंड्स भी कैल्शियम इनरिच है, ठीक है। साथ में आप उसमें जो है 2 से 3 डेट्स भी ऐड कर सकती हैं। डेट्स जो है बेसिकली आयरन इनरिच है, एक प्रॉपर जो है ना उसका कॉम्बो बन जाएगा, ठीक है। आप उसको उस पर अपने बच्चे को स्लोली एंड स्टडी लगा सकते हैं। ओके, और इसके अलावा ख़वातीन की भी बात हो रही थी, तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? हम ख़वातीन के बहुत से मसाइल हैं, जिस तरह से अभी मैंने बात की, बॉर्न पेन्स है, तो क्या हम आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं जिनमें मिनरल्स, वाइटामिन्स नहीं है, क्या वो लेना वाकई ज़रूरी हो गए हैं हमारे लिए, या इसके अलावा हमारे पास अदर ऑप्शंस अभी हैं? बेसिकली अदर ऑप्शंस की अगर हम बात की जाए, तो अगर हम प्रॉपरली फूड कंजप्शन कर रहे हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि आजकल, पहले होता था कि हम फूड कंजप्शन करते थे, उसको हम अगर हम 25 ईयर्स तक अच्छा फूड कंजप्शन कर रहे हैं, प्योर देसी फूड कंजप्शन कर रहे हैं, तो हम आगे 40s तक सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन अब के जो फूड कंजप्शन पैटर्न्स हैं, वो हमने एक दिन खाया और एक ही दिन सर्वाइव किया, उसको हम फर्दर नहीं लेके जा रहे, ठीक है। तो हमने कुछ अपने पैटर्न्स इस तरह लेने हैं, और वो ख़वातीन जो बेसिकली जॉब्स पे होती हैं, उनका फूड कंजप्शन पैटर्न नहीं ठीक, उनको चाहिए कि सप्लीमेंटेशन की तरफ आए, ठीक है। अगर हम उसमें देखें, प्रेगनेंसी में भी देखें, तो आजकल कोई भी जो मदर है वो विदाउट सप्लीमेंटेशन डिलीवरी दे ही रही,
ठीक है, जो कि एक मेन फैक्टर बन चुका है। Exactly. ठीक है, और उसके बाद भी उनको सप्लीमेंटेशन लेने के बाद भी उनको आयरन डेफिशिएंसी है और विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हैं। तो हमें फिर रमज़ान में बात अगर कर लेते हैं हम, मैं फिर रमज़ान के बाद की सिचुएशन पर भी बात करूंगी। रमज़ान में अभी आप देख रहे हैं, अभी रमज़ान में अभी कम ही टाइम हुआ है, लेकिन इस तरह से हम देख रहे हैं कि थकावट बहुत है, थकन बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा जो सुस्त फील कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या हम डाइट भी बिल्कुल ठीक ले रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें हो रहे हैं? उसके बाद सांस का चढ़ना, ये किन चीज़ों के अलामात हैं? ये एक तो सबसे पहले मेन फैक्टर आता है कि हमारा कंजप्शन पैटर्न नहीं ठीक। हमने क्या किया है कि इफ्तार हुआ है, ठीक है, फ़ौरन हमने खजूर के बाद डिफरेंट जो है बेवरेजेस लेना शुरू कर दिए, ठीक है, उसको कंज्यूम किया। देन उसके बाद चावल है उसको साथ ही कंज्यूम किया, ठीक है। आपके स्टमक पे एकदम पूरा दिन वो खाली है, एकदम उसके ऊपर बर्डन आ गया, ठीक है, तो आपका क्या ब्लड प्रेशर स्पाइक कर सकता है। जो ब्लड शुगर वाले हैं उनका इंसुलिन, कुछ ऐसे जो हैं पेशेंट्स होते हैं कि जिनको रोज़ा खोलने के बाद फ़ौरन नींद आ जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती हैं और वो लेट जाते हैं क्योंकि उनका एकदम इंसुलिन स्पाइक आया है। उनको चाहिए कि अगर आप इफ्तार किया है तो आप थोड़ा पानी और खजूरों के साथ इफ्तार करें। नमाज मगरिब अदा करने के बाद आप थोड़ी सी फूड कंजप्शन करें। हमारे पास रात पड़ी होती है, ठीक है, फिर आप थोड़ी सी फूड कंजप्शन करें। देन आप टाइम लेके फिर आप मिल्क कंजप्शन करें। इस तरह फूड कंजप्शन पैटर्न करें। दूसरा मेन फैक्टर हमारे पास आता है स्लीप, ठीक है, वो हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है रमज़ान में ख़ास तौर पे, क्योंकि सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं। अभी आपने नमाज पढ़ी है आपने, ठीक है, 10-11 से बज जाते हैं, टाइम को पता नहीं चलता, फिर आप सोते हैं, फिर आपको उठना भी है सुबह, तो वो फिर नींद डिस्टर्ब रहती है और एंजाइटी होने लग जाता है। एग्जैक्टली, डिप्रेशन, वो फिर चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता आपको। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ये भी फूड पे डिपेंड करते हैं या फिर डिहाइड्रेशन के मसाइल? डिहाइड्रेशन पे कह सकते हैं, लेकिन स्लीपिंग फैक्टर जो आता है ना, उसमें अगर स्लीपिंग हमारी इंप्रूव नहीं है तो स्ट्रेस फैक्टर को ना वो ट्रिगर करता है। जब स्ट्रेस फैक्टर जो ट्रिगर होता है तो ऑब्वियसली वो फिर एंजाइटी होती है हमें। फिर हम फुल आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहती है, जिसमें फटीग, लेजीनेस, पूरा दिन आप थके थके लगते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडली देखा जाए कि अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसीज हैं तो तब भी ये सिम्टम्स आप में आ सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। और इसके अलावा अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो फिर वही जैसे आप पहले बता रही थी, फिर हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। अगर हम हेल्दी, हम अगर फूड खा भी रहे हैं फिर भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर क्या फिर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए? बेसिकली बात यह है कि अगर हमारा फूड पैटर्न अच्छा है, अगर हमने हमारा आयरन लेवल जो है थ्रू हम फिजिकल टेस्ट जो भी हम चेक कर रहे हैं बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू, अगर तो बहुत लो है फिर हम उसको डाइट के थ्रू नहीं सप्लीमेंटेशन के थ्रू रिकवर करेंगे। अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आप खुद को देख सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को जो है हम इंसान खुद से किसी और से बेहतर नहीं पहचान सकते। जब उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, इशू नज़र आ रहा है, तो हमें उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है थ्रू डाइट, ठीक है। थ्रू डाइट के जरिए हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। तो जो सप्लीमेंट्स हैं वो डेली बेसिस पे हमें लेने चाहिए? कोई भी आपके अंदर कोई डेफिशिएंसीज आ गई हैं, ठीक है, आपने उसको कंज्यूम किया, अब वो डेफिशिएंसी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है, तो हमें जाके ओवर द काउंट ड्रग्स नहीं लेनी। लाइक हम जाके फार्मेसी में कहें और हमें वो सप्लीमेंट दे दे, फिर हमने वो कंज्यूम करना है, ठीक है। अगर आप रिकवर हो चुके हैं तो आप उसको अपने डाइट पे लेके आएं। आप डाइट के जरिए फिर आप कंज्यूम करें, अपने सप्लीमेंट को साइड पर रख दें। यानी हम डेली बेसिस पे, वो भी कहते हैं ना कि एक मेडिसिन या कुछ सप्लीमेंट्स खाने से डेली बेसिस पे उनका जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, यानी एक टाइम लिमिट तक जो है हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, और अब बात करेंगे हम रमशा, जिस तरह से ख़वातीन के मसाइल पर हम बात कर रहे हैं, और कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं वो हामिला भी हैं बट वो डायबिटिक हैं, कुछ को ब्लड प्रेशर्स का पता आप जानती हैं बहुत इश्यूज़ होते हैं, कभी किसी का बीपी हाई होता है, किसी का लो होता है। तो इस कंडीशन में रमज़ान में अगर रोज़े की हालत में, तो फिर उन्हें क्या जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनानी चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूँगी जिन हामिला ख़वातीन को जो है ब्लड शुगर लेवल होती है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है, ठीक है, अगर तो वो उनको है तो देन अगर वो इंसुलिन लगा रही हैं या उनकी जो मेडिसिन का पैटर्न कुछ ऐसा है, और कुछ ख़वातीन को आपको पता है ड्यूरिंग भी जो है वो हो जाती है डायबिटीज़, हाँ, तो उनको अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर तो रिकमेंड नहीं किया जाता रोज़ा रखना। अगर उनके अंदर इतना है कि वो रख सकती हैं, देन उनको ऐसे फूड कंज्यूम करने चाहिए कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, जिसमें शुगर लेवल
कम हो। जैसे कि अगर हम बात करें सफ़ेद चावल जिसको उनको डिनाई करना चाहिए, रोटी की कंजप्शन की बात की जाए, ठीक है, वो भी एक लिमिट में रह के उनको कंज्यूम किया जाए, ठीक है। गावा जो है उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है रमज़ान में आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। देन योगर्ट है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। अगर डिहाइड्रेशन इसके दौरान हो भी रही है, रोज़ा रखा है और प्रेग्नेंट लेडी को जो है गेस्टेशनल जो जिनको हुआ है, तो अगर उनको फिर भी डिहाइड्रेशन हो रही है तो वो ORS का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो ORS जो है हमें रमज़ान जिस तरह से हम बता दें कि क्या डेली बेसिस पे हम इसका इस्तेमाल जो करना वो दुरुस्त है? वो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल एक वे में लेके हम उसको चल सकते हैं। जैसे कि हम एक सेशन में अगर 4 गिलास बना रहे हैं तो उसमें 1 गिलास हम कंजप्शन कर सकते हैं, बाकी रख भी सकते हैं, ठीक है। और कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं चाहिए कि रोज़ा खोलते साथ ही वो सारी फूड कंजप्शन स्टार्ट कर दें। वाटर कंजप्शन जो है फ़ौरन स्टार्ट कर दे, वो एक टाइम ले। खासतौर पे गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली जो हैं प्रेग्नेंट लेडी, कितना पानी, कितनी जो हमें इसकी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी या फिर हाँ या क्वालिटी के हिसाब से? बेसिकली जब रोज़ा खुलता है और आप इफ्तार के वक्त आप पानी की कंजप्शन करते हैं तो आप फ़ौरन पानी की कंजप्शन कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रूट से, चपाती से, चावल से, जो भी है वो हमें नहीं मिलते क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट फुल हो चुका होता है। तो खास तौर पे एक प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए कि वो सिप में पानी कंजप्शन करें। पहले तो अपना रोज़ा जो है वो बेसिकली एक वेजिटेबल जूस से खोलें, ठीक है। जैसे अगर तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हैं तो आप बिटर गोर्ड का इस्तेमाल, ठीक है। आप कह रही हैं वेजिटेबल जूस? जी बिल्कुल। ये इसमें कौन कौन से जो हमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना जैसे कि चाहिए? अगर हम सबसे बेस्ट देखा जाए तो हमारे पास ABC जूस आता है, ठीक है, जिसमें एप्पल, बीटरूट, कैरेट को लिया जाता है। लेकिन बीटरूट की उसमें ज़्यादा एडिशन ना की जाए, वो आपके ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। लो कर सकता है, लेकिन कहते हैं उससे ब्लड जो है फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है। लेकिन जिनको फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हामला खवातीन में अगर तो ब्लड प्रेशर का इशू है, उसमें वो फिर उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम डालें, ठीक है। जो कैरेट है वो ज़्यादा डालें, लेकिन एप्पल सिर्फ एक ही जाएगा क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज़ में जो है क्योंकि ऑलरेडी उसमें एप्पल में कार्ब्स होते हैं, ठीक है, और जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमें अगर बच्चे की सेहत पे कुछ ज़्यादा असरात तो नहीं होते हैं जो ख़वातीन रोज़ा रख रही हैं अकॉर्डिंग टू अपनी हेल्थ? अगर तो एक हेल्दी ख़वातीन है वो, बिल्कुल अगर हेल्दी ख़वातीन है तो उनका फूड कंजप्शन पैटर्न अगर अच्छा है और हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इनमें, तो फिर तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर उनको इम्पैक्ट पड़ता नज़र भी आ रहा है तो उसको रिकवर कर सकती हैं। और अगर बात की जाए आफ्टर डिलीवरी, हम देखते हैं बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, ख़ासतौर पर अगर C सेक्शन हो, तो उसमें आप क्या समझती हैं कि हमें किस तरह से अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए? और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, ठीक है, जिसमें ख़ासतौर पर तो आपको मेंटली बहुत सी चीज़ें एग्जैक्टली फेस करना पड़ती हैं, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब C सेक्शन होता है ना, हर वुमेन को एक ही चीज़ का होता है कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया, ठीक है, और वो एकदम स्ट्रेस में चली जाती है। तो सबसे इसमें मेन फैक्टर आता है कि आयरन डेफिशिएंसी, उनमें मेन फैक्टर जो हमारे, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज होना शुरू होती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, ठीक है। देन हमारे पास इसमें जो इसको रिकवर करने का जो मेन फैक्टर आता है ना, तो आप जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं वुमेन, उनको नेचुरली कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें जो है यंग गर्ल्स या अडल्ट्स को लेके उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकें, ठीक है, वेट लूज़ के पर्पज़ में। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को देखें, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही होती है उनकी ऑलरेडी नेचुरली उनकी जो है कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, ठीक है। तो एक उस प्रोसीजर में लेके चलें, लेकिन उनको 3 मंथ्स तक जो है एज अ कंडीशन। उनके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए? उन्हें क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से वो एक्टिव भी रहें, उनमें आयरन की कमी ना हो, ठीक है, विटामिन्स की कमी ना हो उनमें? सबसे पहले जो वुमेन का कंसेप्ट होता है ना कि वो उनका ये होता है कि हमें एग कंजप्शन नहीं करनी। एग जो है वो थर्मोजेनिक लाइक गर्म होता है, ठीक है, जो कि बहुत गलत कंसेप्शन है, ठीक है। तो एक तो मेन चीज़ इसमें आती है कि हमें एग कंजप्शन करनी चाहिए, ठीक है। देन मिल्क जो है, जो कि वो नहीं करती, ठीक है, और कहा जाता है कि जो है आफ्टर फॉर डिलीवरी ना कि हमें मिल्क की कंजप्शन करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। इसमें आप जैतून 2 टेबल स्पून ऐड करके आप उसकी कंजप्शन कर सकते हैं ताकि दूध में, बिल्कुल जी, ठीक है। और ये ग्रीन टी लेने का एक बेस्ट टाइम होता है, ग्रीन टी लेने का, बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं उस टाइम आपको पता है स्टमक प्रॉब्लम बहुत चल रही होती है, आपने वो मेडिसिन बहुत खाई होती हैं,
स्टमक प्रॉब्लम होती है, लेकिन तो यानी उसमें ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। आप हॉस्पिटल में विजिट करें ना, आपको देखेंगे जैसे ही वुमेन की जो है सी सेक्शन होता है उसके बाद उनको टेट्रापैक जूसेस में एप्पल का जूस दिया जाता है, ठीक है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर सर्जरी जो है हमेशा जो है उनको ऐसे फूड कंजप्शन पैटर्न करवाना चाहिए जिसको हम देखें तो लाइक क्लियर नजर आए। चाय रिकमेंड कर देते हैं, ग्रीन टी रिकमेंड कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो सी सेक्शन के बाद के फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं ना, उसमें आप लिक्विड को इस तरह रिकमेंड करना चाहिए कि जो आपको साफ नज़र आता हो, जैसे पानी है, ठीक है, सेम एज इट अगर हम कोकोनट वाटर देखें, ठीक है, दूसरी तरह अगर एप्पल जूस देखें उसका कलर चेंज है लेकिन हमें नज़र आता है, क्लियर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह की फूड कंजप्शन की तरफ आना चाहिए। देन स्लोली हमें उसको डिफरेंट तरह के जूसेस की तरफ टर्न लेना चाहिए, ठीक है। देन उसमें हमारे पास हनी आ गया, हनी को भी अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारा वाटर क्लियर नज़र आएगा। इस तरह के फूड ताकि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सीफाई हो जाए, जितने भी अंदर इम्यूनिटी है वो उसको एक्टिव कर सके। इसके अलावा भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें आपको भूख नहीं लगती है, कुछ ख़वातीन के ये भी मसले मसाइल होते हैं, और कुछ ख़वातीन का एकदम से वेट बहुत लॉस हो जाता है। बिल्कुल। उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, बेसिकली जब एक फैक्टर होता है ना, जब आप एक ग्रोथ में हो रहे होते हैं, जब आप बेबी की डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही होती है तो उनके टिश्यूज़ जो है नेचुरली अंदर डेवलप हो रहे होते हैं ताकि बेबी के विजरास जितने ऑर्गन्स हैं उसकी प्रोटेक्शन हो सके। समटाइम्स ऐसे केसेस होते हैं जो कि एनीमिक होते हैं, ठीक है, जिनको एनीमिया की डेफिशिएंसी होती है, डिफरेंट फैक्टर आ जाता है जिसको जो है क्वाशियोकोर कह देते हैं, मतलब बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही होती, ठीक है। और क्योंकि वुमेन का ईटिंग पैटर्न अच्छा नहीं होता, ठीक है, उनकी बोन्स नज़र आना शुरू हो जाती है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, ठीक है। यानी ये एक तो ब्लड की कमी भी आप बता रही हैं अगर तो वो है, और इसके अलावा दूसरा आप बता रही हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी। इवन कि डॉक्टर ने उनको वार्न किया होता है कि नो नीड फॉर प्लान अनदर बेबी, देन अगर वो प्रोसीड करते हैं तो देन ये प्रोसीड आउट होता है, जिसकी वजह से उनके बेबी भी हेल्दी नहीं होता, प्री मैच्योर होता है 9 मंथ से पहले ही, ठीक है। एंड देन जो है फीमेल पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो वो फिर जो एकदम से जो वेट लॉस होता है तो उसकी रीज़न बेसिकली वेट लॉस नहीं होता, वो बेसिकली एक वुमेन के डेथ के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंडरवेट होती है। जो वेट गेन है वो स्वेयर है, इतना नहीं स्वेयर एज कम्पेयर टू वेट लॉस, ठीक है। अगर आप बहुत ही अंडरवेट चले जाते हैं, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपका ईटिंग पैटर्न अच्छा नहीं होता, देन ये डेथ को प्रमोट करता है। और बहुत से बच्चे हैं, WHO ने रिकमेंड कर दिया है कि बहुत से हर साल 1.3 मिलियन बच्चा जो है वो अंडरवेट की वजह से डेथ होती है। ठीक है, तो यानी इसकी जो मेन रीज़न है वो यही बताई जाती है, यानी दोनों सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमें जो है प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका रमशा, आपके कीमती वक्त का। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है, तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है नए गेस्ट के साथ, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।